तो नमस्कार सभी को। सभी कैसे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि आप सभी को जो है यह संडे स्पेशल क्लास आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर संडे जो है स्पेशल क्लास ये लगी जा रही हैं टीचर हंट के लिए, और उसमें जो है आपको जो है जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर कैंडिडेट्स आपसे जुड़े उन सभी को प्यार स्नेह देना है। उत्कर्ष के हर फैकल्टी को जो आप प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी प्रकार जो हमारे यहाँ पर 5 कैंडिडेट हर संडे को यहाँ पर जुड़ते हैं, उनको इसी प्रकार आपको निरंतर प्रयास करके वोट करके अच्छी तरीके से शानदार तरीके से उनका हौसला अफजाई करना है और उनको जो है आगे बढ़ाना है। अब यतेंद्र सर आपसे बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं सभी को, और ऐसे ही नया नया टैलेंट आप लोगों के सामने आता रहेगा और हर संडे को आता भी है। आज रीजनिंग का टैलेंट जो है वो आ रहा है आप लोगों के सामने। 2 कैंडिडेट से आप मुलाकात कर चुके हैं और 3 कैंडिडेट और अभी बाकी हैं। जैसे आपने इन दोनों को प्यार दिया है वैसे सभी को प्यार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बताने आया हूँ, हम लोग बीच में इसीलिए आए हैं आप लोगों को बताने के लिए। आज आपको ये वीडियो बहुत शांति से, मन से, धैर्य से देखना है। सभी को अपने वोट करने हैं। आपको जिसका कंटेंट लगता है अच्छा, उसको अपनी तरफ से एक प्यारा सा वोट देना है। और सखा, इस बात का भी ध्यान रखना, वीडियो के लास्ट में जब ये टैलेंट हंट जो है, ये कैंडिडेट्स जो अपना टैलेंट है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद में पिछले बार में है ना, पिछले संडे को जो हिंदी का टैलेंट हंट हुआ था उसका रिजल्ट जो है हम जारी करेंगे। और जब रिजल्ट जारी करेंगे तो इस बार आप लोग एक ऐसी चीज देखेंगे जो टैलेंट हंट के इतिहास में आज तक नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है और बाकी सबके लिए भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सबको इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे। तो हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से बाकी और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके बाद। तो आप लोग जुड़े रहिए इनके साथ। और अब हम आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं अगले कैंडिडेट के साथ। राधे राधे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अभिराज भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस के टीचिंग टैलेंट हंट शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर निर्मल गहलोत सर एवं उत्कर्ष टीम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का मौका प्रदान किए हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आप सबों के बीच 2 लाइन बताना चाहूंगा। करने दो लोगों को हिसाब, तुम्हारे पसीने का भी हिसाब मिलेगा। दूसरों की बगियों को देखकर मत जलो, क्योंकि तुम्हारे गमले में भी फूल खिलेगा। और हम इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन है, W पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में वह दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन, ये जो आपका होता है नॉर्थ होता है, जिसको हम उत्तर कहते हैं। करने दो लोगों इसके टीचिंग बाकी और जो टीचिंग टैलेंट। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अभिराज भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस के टीचिंग टैलेंट हंट शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर निर्मल गहलोत सर एवं उत्कर्ष टीम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का मौका प्रदान किए हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आप सबों के बीच 2 लाइन बताना चाहूँगा। करने दो लोगों को हिसाब, तुम्हारे पसीने का भी हिसाब मिलेगा। दूसरों की बगियों को देखकर मत जलो, क्योंकि तुम्हारे गमले में भी फूल खिलेगा। और हम इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन है W पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, वही आपको निकालनी है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन, ये जो आपका होता है नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं, ये आपका एस होता है, साउथ होता है जिसको दक्षिण कहते हैं, और ये ईस्ट होता है जिसको पूरब कहते हैं, और ये वेस्ट होता है जिसको पश्चिम कहते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। W पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, तो W यहाँ से इधर चलेगा 40 मीटर जो कि पश्चिम की ओर हुआ। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ पे जब पश्चिम की ओर जा रहा है तो बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की चलने की विपरीत दिशा। ये जब बाएं मुड़ेगा तो साउथ की ओर जाएगा यानी दक्षिण की ओर जाएगा। फिर यहाँ से ये नीचे आएगा और कितना चलेगा 30 मीटर। उसके बाद कहता है फिर वह दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ पे साउथ की ओर जाने के बाद दाएं मुड़ने का मतलब होता है W की ओर जाना यानी क्लॉकवाइज में चलना। अब ये W की ओर जाएगा और यहाँ पे ये 20 मीटर चलेगा। फिर अंत में दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ पे जब वो W की ओर है, अब दाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ की ओर जाएगा और 30 मीटर चलेगा। 30 मीटर चला। अब ये इसका अंतिम बिंदु है, तो बताना है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, यानी यहां से यहां बताना है। तो पहले ही आप देख चुके हैं ये 40 है, और यहाँ पे यदि आमने सामने की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो शेष दो भुजा भी आपस में बराबर होगी। इसलिए ये आपका 30 है, ये आपका 30 है, इसका मतलब नीचे 20 है तो ऊपर भी ये 20 होगा। इस तरीके से यहां 20 हुआ, यहां से यहां 40 हुआ। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यहां से यहां निकालना है तो ये आपका आंसर 60 हो जाएगा, जिसका कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर 60 हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पे आने वाली संख्या का चयन करें। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी जगह पे आपको अच्छे ऑप्शन देख के 4 में से 1 का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से बनाया जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 5 होगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे ये आपका 10 होगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 26 होगा। और उसके बाद व्हाट का जगह दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। ये किस तरीके का सीरीज है, ये अभाज्य संख्या का सीरीज है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे या सिर्फ 1 से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 होता है, और 5 से बड़ा अभाज्य संख्या आपका 7 होगा। तो इस तरीके से यहाँ आप 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे ये आपका 50 हो गया। फिर देखते हैं 7 से बड़ा अभाज्य संख्या आपका 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा और 11 होगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो 122 होगा। और उसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 170 होगा। तो यहाँ भी 122 और 170 दिया गया है। इसका मतलब ये जो आपका 50 है ये कंप्लीट करता है सीरीज को, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 50। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी प्रश्न में यहाँ पे यदि ट्रेन को बस, बस को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर और स्कूटर को साइकिल और साइकिल को इंजन कहा जाता है तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब है यदि ट्रेन को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए, और ट्रैक्टर को कार कहा जाए, और कार को स्कूटर कहा जाए, स्कूटर को साइकिल कहा जाए, और साइकिल को इंजन कहा जाए, तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, लेकिन ट्रैक्टर को इस प्रश्न में कार कहा गया है, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक शब्द को चुनिए, संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे ये एनालॉजी चैप्टर से लिया गया है, जिसका हिंदी होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है एक समान। जिस प्रकार बालक का संबंध पिता से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा? तो अब यहाँ पे देखिए ये अनुपात का साइन होता है और ये समानुपात का साइन होता है। तो बालक का संबंधित पिता से क्या है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं बालक और पिता के बीच में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पिताजी होते हैं बालक का निर्माण करता, यानी बालक की उत्पत्ति पिता से होती है, उसी प्रकार पुस्तक की उत्पत्ति किससे होगी? अब यहाँ हम देखते हैं पुस्तक की उत्पत्ति पुस्तकालय से नहीं होगी, संपादक से नहीं होगी, प्रकाशक से नहीं होगी, होगी किससे? लेखक से, क्योंकि पुस्तक को छापने से पहले सबसे पहला काम लेखक का होता है, उसके बाद संपादक का, प्रकाशक का, पुस्तकालय का बाद में काम होता है। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन डाइस यानी पासा से लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है दो स्थितियों में एक पासा नीचे दिया गया है। यदि शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो इसके आधार पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी? यानी कहने का मतलब है यहाँ पे दो क्वेश्चन में फिगर दिया गया है और कहता है ये जो राइट साइड एक बिंदु है, यदि इसको ऊपर कर दिया जाए तो आधार का मतलब है बेस में क्या होगा, यानी नीचे क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए यदि पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में कोई एक अंक आपस में समान हो तो इसकी दो स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला होता है समान अंक समान सतह पे और दूसरा होता है समान अंक भिन्न सतह पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 2 दोनों समान डॉट डॉट तो दिया गया है और समान सतह पे दिया गया है। तो इस स्थिति में आपको बिना पेन हिलाए बनाना है। जो नीचे वाला का विपरीत नीचे वाला होगा, इसलिए 5 का विपरीत 3 होगा और राइट साइड का विपरीत राइट साइड होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। यदि प्रश्न में 2 का विपरीत पूछा जाएगा तो यहाँ बोलेंगे शेष बचा हुआ अंक अर्थात 4 होगा, क्योंकि 6 अंक में से 5 अंक का प्रयोग यहाँ बच गया है, इसलिए जो बच गया है शेष वही इसका आंसर होगा। और प्रश्न में पूछा गया है संख्या 1 का विपरीत क्या होगा, यानी 1 ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पे आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पे जो है ये जगह है व्हाट का, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा उसका आप सिलेक्शन करें। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए 62 है, 66 है, 74 है और 90 है और अगला व्हाट है। यहाँ पे 62, 66, 74 और 90 और यहाँ व्हाट दिया गया है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ से 62 से लेकर 90 तक जाने में कम कम की वृद्धि हुई है, इसलिए हम यहाँ पे गुना के बारे में नहीं सोचेंगे। इस टाइप के प्रश्न में बढ़ते क्रम में होगा तो या तो गुना होगा या जोड़ होगा, लेकिन ये कम कम की वृद्धि होने के कारण गुना के बारे में नहीं सोचे, ये जोड़ के बारे में सोचे। तो दोनों के बीच का अंतर निकाल के देखते हैं किस तरीके से होगा। इन दोनों के बीच का यदि आप अंतर निकालते हैं तो यहाँ 62 है, यहाँ 66 है, इनके बीच का अंतर 4 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 66 है और 74 है, इनके बीच का अंतर 8 हो गया। 74 और 90 के बीच का अंतर 16 हो गया। तो आप देख रहे होंगे सीरीज में क्या होता है, कुछ परफेक्ट नियम होता है, जिस आधार से ये 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 गुना 2 करते हैं तो अगला टर्म प्राप्त होता है, फिर 8 गुना 2 करते हैं तो अगला टर्म प्राप्त होता है। इस तरीके से ये पता चल गया जो किस टाइप से जा रहा है,
तो 16 गुना 2 करेंगे और अगला टर्म प्राप्त होगा और वो होगा 32। तो यहाँ पे 90 प्लस 32 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया 122, यानी 122 आपका सही आंसर हो गया। इस तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से दिया गया है और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हैं ये आपको प्रत्येक प्रश्न में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ कह रहा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो किसी प्रश्न में ऐसा भी रहेगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आप घबराएंगे नहीं, प्रश्न देने से पहले ये सारे दिए जाते हैं। अब यहाँ चलते हैं, फिर कहता है ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए डिवाइड बी का अर्थ है बी ए का बेटा है। तो ये प्रत्येक प्रश्न में दिया जाता है और यहाँ पे नीचे प्रश्न दिया गया है जो P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू डिवाइड एस प्लस यू है। तो P का S से क्या संबंध है, अब जो है P का S से क्या संबंध है इसको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग मेल मेंबर को प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। अब यहां कह रहा है P प्लस आर, तो P प्लस आर को यदि यहां रख दिया जाएगा तो P R का पति है। P प्लस आर को यदि वहां रख दिया जाए तो P R का पति है, तो P क्या हो जाएगा R का पति। तो R का ये पति है तो ये प्लस मेंबर हो गए और ये पति। तो जब यहाँ पे R का पति P हो जाएगा तो इसका मतलब है P की पत्नी R हो जाएगी। ये पत्नी माइनस हो गई, R हो गई। फिर उसके बाद कहता है R इंटू टी, R इंटू टी, तो R T की माता है। R क्या है, T की माता है। यदि तभी हम इसको पत्नी नहीं बनाते तो अभी जरूर ये फीमेल बन जाती। तो यहां कह रहा है R T की माता है, R T की माता है। तो T की माता होने के लिए यहाँ पे T को नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र पुत्री ये सब एक जनरेशन नीचे होते हैं और माता पिता एक जनरेशन ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे T का माता R है। अभी T के बारे में हमको मेल या फीमेल नहीं पता चल पाया है। आगे देखते हैं, T माइनस क्यू, T माइनस क्यू का अर्थ है Q T की बहन है। Q क्या है, T की बहन है। तो T की बहन कौन है, ये Q, ये बहन तो फीमेल मेंबर हो गई। अब यहाँ पे अभी भी नहीं पता चला है जो T भाई है कि बहन है। फिर आगे बढ़ते हैं, Q डिवाइड S, Q डिवाइड S, S Q का बेटा है। S क्या है, Q का बेटा है। तो Q से भी एक जनरेशन नीचे हो जाएगा S, और ये आपका प्लस होगा, ये आपका बेटा होगा, मेल मेंबर होगा। फिर आगे देखते हैं, S प्लस U, S प्लस U, S U का पति है। S क्या है, U का पति है। तो U यहाँ पे पत्नी हो जाएगी, यानी U का पति है कौन, S, और U माइनस फीमेल हो जाएगी। तो P का S से क्या संबंध है। जब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया तो अब पूछा जाता है P का S से क्या संबंध है, यानी यहाँ पे से जिसके साथ लगा हुआ है उसको बोलेंगे, बोलिए ये क्या बोलेंगे या बोलेगी P को। तो हम देख रहे हैं कि S मेल मेंबर है, इसलिए S क्या बोलेगा P को, और P भी आपका मेल मेंबर यानी प्लस दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए P और R वाइफ हस्बैंड है, P और R वाइफ हस्बैंड है, और इन्हीं का बेटा हो चाहे बेटी हो, ये दोनों इन्हीं का संतान है, ये दोनों इन्हीं का संतान है। ये पता नहीं बेटा है कि बेटी, लेकिन ये कंफर्म है फीमेल है, ये बेटी है। तो यहाँ पे P की बेटी Q हो गई और R की बेटी भी Q हो गई, और इसी बेटी का ये बेटा है। तो बेटी के बेटा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे नाती कहेंगे। मेल मेंबर है तो नाती कहेंगे, और फीमेल मेंबर होता तो नतनी कहते। तो यहाँ पे देखिए फीमेल नहीं है, ये मेल है, ये नाती हो गया, यानी P का ये नाती है। तो जब ये P का नाती है तो इनका ये कौन होगा, इनका ये नाना होगा, इसलिए इसका सही आंसर नाना होगा। और यदि यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर होगा, क्योंकि माँ से संबंधित जो भी होता है उसे मैटरनल से डिनोट किया जाता है। यदि यहाँ पे पिता से संबंधित होता है तो पैटर्नल कहते। इसलिए हिंदी में सिर्फ नाना दिया गया है, लेकिन यहाँ मैटरनल ग्रैंडफादर है तो ये भी आपका नाना हो गया। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लॉक से लिया गया है 9।
इसमें कहा गया है एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, यानी कहने का मतलब है घड़ी में अभी 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 12 ये हो गया, ये 3 हो गया, तो घंटे की सुई 3 पे है और मिनट की सुई 12 पे है। तो घंटे की सुई को 115 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो जब घंटे की सुई को 115 डिग्री घुमाएंगे तो क्या समय होगा? तो इससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे, आप लोग को पता होगा एक मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण हाफ डिग्री का होता है। यानी कहने का मतलब है यदि मिनट की सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण हाफ डिग्री का होता है, यानी जितना मिनट होगा उसका आधा डिग्री होगा। लेकिन यहाँ आपके पास क्या किया गया है, डिग्री दे दिया गया है। तो अब देख रहे हैं कि 1 मिनट है तो हाफ डिग्री है, इसलिए यदि हाफ डिग्री होगा तो 1 मिनट हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूछा गया 115 डिग्री, तो इसका मतलब 2 से गुना करेंगे और ये आपका हो जाएगा 230 मिनट। ये क्या हो जाएगा 230 मिनट। जब 230 मिनट हो जाएगा तो अब आप यहाँ पे 3 बज रहा है और 230 मिनट का मतलब हो जाता है 3 घंटा 50 मिनट, क्योंकि 3 घंटा का मतलब होता है 180 मिनट और यहाँ यदि 50 मिनट जोड़ते हैं तो ये आपका होता है 230 मिनट। इसलिए 3 घंटा 50 मिनट घड़ी की सुई आगे बढ़ जाएगी और स्टार्टिंग में हम रखे हुए थे 3 बजे। इसका मतलब है कि 3 + 3 कर देंगे 3 × 50, 3 + 3 50 इक्वल टू आपका सही आंसर हो गया 6:50 और ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, निम्न श्रृंखला में कितने पी है जिसके पहले या बाद डी आता है? तो कितने पी है, तो सबसे पहले आप पी को ढूंढ लीजिए। आपके पास ये सब जो है पी हो गए और टोटल पी की संख्या आपके पास 5 हो गए। तो अब आप देखते हैं जिनके पहले, तो यहाँ पे पी लिखेंगे, तो जिनके पहले डी या जिनके बाद डी, तो पी के बाद डी, यानी दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिलेगा तो आप उसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं जो पहले कितना डी है और बाद में कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पी दिया गया है, इनके लेफ्ट में जी है, राइट में के है, तो ना तो डीपी मिला ना ही पीडी मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर नहीं निकला। अब यहाँ पी है, इनके पहले आर है, तो इनके पहले आर तो ये नहीं मिला, पी के बाद डी है तो ये आपका मिल गया, एक यहाँ मिल गया। फिर देखते हैं पी के पहले डी है, दूसरा यहाँ मिल गया। अब देखते हैं कि पी के पहले आर है और पी के बाद के है, यहाँ नहीं मिलेगा। और तीसरा देखते हैं पी से पहले डी दिया गया है तो यहाँ भी मिल गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 1, 2 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए, यहाँ पे यही आपका सही आंसर हुआ। इस तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा 2 तर्क दिए गए हैं। यहाँ पे एक कथन है, यहाँ 2 तर्क है। इसमें क्या होता है, कभी कभी 2 से अधिक तर्क भी आ जाते हैं, तो घबराएंगे नहीं। यहाँ पे कथन यही है, कथन है क्या मुंबई की तरह सभी बड़े शहरों में सिर्फ एक पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एजेंसी होनी चाहिए? ये कथन दिया गया है। अब यहाँ देखिए, कथन के आधार पर कौन सा तर्क प्रबल है, प्रबल का मतलब कौन सा तर्क मजबूत है, ठीक है, उसी के अनुसार उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। उसी के अनुसार उत्तर विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ कह रहा है क्या मुंबई की तरह सभी बड़े शहरों में सिर्फ एक पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इसके बारे में कमजोर और ठोस 2 आपके पास तर्क दिए गए हैं, एक पॉजिटिव भी दिख रहा है और दूसरा निगेटिव भी दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पर निर्णय कीजिए कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। यहाँ कह रहा है पहला, नहीं, इससे कंपनी का एक अधिकार बढ़ेगा जिससे वह कम विकसित शहरों को उसी अवस्था में छोड़ सकती है। कहने का मतलब है यदि एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगी तो यहाँ पे सीधी सी बात है उसका एक अधिकार हो जाएगा,
उसका मनमाना चलेगा, जो मन होगा जो करेगा, और छोटे शहरों की ओर कभी नहीं जाना चाहेंगे, वो बड़े शहरों की ओर जाएंगे जहां उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो। इसलिए ऐसा होना दुर्भाग्य की बात है, इसलिए मेरा ठोस है, ऐसा नहीं होने देंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड निष्कर्ष की ओर। सेकंड निष्कर्ष कह रहा है हाँ, इससे मार्गों के व्यवस्थापन एवं भाड़े के निर्धारण में अपेक्षाकृत सहायता मिलेगी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ, इससे मार्गों के व्यवस्थापन एवं भाड़े के निर्धारण में अपेक्षाकृत सहायता मिलेगी। अपेक्षाकृत सहायता नहीं मिल पाएगी क्योंकि यदि अलग अलग कंपनी होगी तब ना आप कंपैरिजन करेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक अधिकार है, उसका जो मन होगा वही करेगा, इसलिए यहाँ अपेक्षा करने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए आपका निष्कर्ष 2 जो दिया गया है वो गलत है, यानी वो कमजोर है, इसलिए ये प्रबल दावेदार नहीं होगा और इसका सही आंसर होगा केवल तर्क फर्स्ट, यानी यहाँ पे ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, यानी केवल एक सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, निर्देश दिया गया है, तो निर्देश को जरूर पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया है, एक कथन है जो कि आपको यहाँ पे है, जिसके नीचे इस पर आधारित 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये आपका निष्कर्ष है, यानी ऊपर स्टेटमेंट था, नीचे कंक्लूजन है। अब यहाँ कह रहा है जिसके नीचे आधारित फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दिया गया कथन सर्वमान मान्यताओं से सर्वथा विपरीत हो। कहने का मतलब है कथन में कुछ भी दिया जाता है तो वो आपको 100% सही मानना हो, सर्वज्ञात तथ्यों से वो भिन्न ही क्यों न प्रतीत हो, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर भी आपको उसे सत्य मानना है। इसके बाद आपको दिए गए कथन तथा निष्कर्ष पर विचार करते हुए यह निर्णय करना है कि दिए गए कथन के आधार पे, यानी कहने का मतलब है जो कथन दिया जाता है उसके आधार पे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से निकलता है। यानी कथन में जो बात कही गई है उससे बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, उसी में से निकालना है जो कौन सा सही है या कौन सा गलत है। यहाँ कथन कह रहा है परीक्षा में होने वाले कदाचार शिक्षा के स्तर में ह्रास का एक प्रमुख कारण है। यह आपका कथन दिया गया है जो परीक्षा में होने वाले कदाचार, कदाचार का मतलब होता है चीटिंग करना, चोरी करना, शिक्षा का स्तर में ह्रास का एक प्रमुख कारण है। यानी ये 100% सही कारण नहीं है, ये प्रमुख कारण है, और कारण भी हो सकते हैं ह्रास का, लेकिन उसका मुख्य कारण है चोरी करना। अब यहाँ कह रहा है निष्कर्ष शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कदाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। तो ये आप लोग को पता ही होगा 100% ऐसा है, यदि चोरी नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उसका स्तर जरूर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से पहला आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आजकल सभी परीक्षाओं में कदाचार हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सभी परीक्षा में कदाचार हो रहा है, तो उससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये गलत हो जाएगा। और ऊपर में हम शिक्षा का स्तर को बढ़ाना चाह रहे थे, यहाँ हो रहा है तो हम क्या करें, नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये नॉन वर्बल से लिया गया है, और एग्जाम में नॉन वर्बल का भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इस तरीके से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नीचे प्रश्न आकृतियों में आकृति की एक श्रृंखला दी गई है, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पे आपको ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का सीरीज भी होता है और नॉन वर्बल का एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी होता है, इसलिए नॉन वर्बल का सीरीज है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स दिया गया है। 4 बॉक्स में से 3 बॉक्स में कुछ फिगर दिए गए हैं और चौथा बॉक्स में क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया है। तो चौथा बॉक्स में आपको नया फिगर देना है। तो पहला में 1 फिगर है, दूसरा में 2 फिगर है, तीसरा में 3 फिगर है, तो यहाँ ऑब्वियसली 4 फिगर होंगे और सारे ऑप्शन में 4 फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका स्थान यहाँ था, लेफ्ट साइड ऊपर में यहाँ ही है, फिर ये यहाँ ही है, कांस्टेंट ही है। यानी कहने का मतलब फिगर की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उसका प्लेस कोई चेंज नहीं होता है, वो अपना प्लेस पे ही रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप दे देंगे 0। नेक्स्ट चलते हैं त्रिभुज की, देखते हैं। नया फिगर त्रिभुज है, इस ऑप्शन में भी वही त्रिभुज है जहां पहले था, इसका मतलब यहाँ भी वही त्रिभुज होगा जहां पहले था।
ये भी रहेगा। तीसरा है क्रॉस, ये भी अपने स्थान पे ही रहेगा। अब यहाँ चौथा जगह बच गया, यहाँ कौन सा फिगर देंगे, तो ये फिगर नया फिगर होगा और वो फिगर आपको मिलेगा कहाँ, ऑप्शन में मिलेगा। तो अब देखिए 0 यहाँ पे नहीं है, यहाँ त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। दूसरे में चलते हैं, त्रिभुज दिया गया है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे में 0 दिया गया, ये अभी हो सकता है। और चौथे में यहाँ पे नया फिगर है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। और इस तरीके से 0 भी मिल गया, त्रिभुज मिल गया, क्रॉस मिल गया और यहाँ नया फिगर आयत भी मिल गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ देखिए कह रहा है यदि KINDEL को एक कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में EXOTIC को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए KINDLE को लिखा गया है ELDNIK और आपको यहाँ बताना है EXOTIC को क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी ऊपर में अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे नीचे में है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लेस चेंजिंग हुआ है। तो ये जो है फर्स्ट वाले लास्ट में यहाँ है, ये इधर से, ये इधर से, ये यहाँ पे 3 नंबर लेफ्ट से तो यहाँ राइट से, ये लेफ्ट से 4 तो ये राइट से 4, ये लेफ्ट से 5 तो राइट से 5 और ये लेफ्ट से 6 तो ये राइट से 7। यानी कहने का तात्पर्य था स्टार्टिंग से जितने अल्फाबेट हैं उसको राइट इन से जब लिख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग में ई है तो ई को लास्ट में लिखिए, फिर एक्स लिखिए, फिर ओ लिखिए, फिर टी लिखिए, फिर आई लिखिए, फिर सी लिखिए। यानी आपका आंसर बन के तैयार हो गया CITOXE। आपका यही सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपको जो दिया गया है ये नॉन वर्बल से है और यहाँ पे कह रहा है दर्पण छवि, यानी कहने का मतलब है ये मिरर इमेज से क्वेश्चन उठाया गया है। जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया हो तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यहाँ दर्पण नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दर्पण बना लीजिए, ये राइट तरफ दर्पण दे दिए। अब यहाँ पे ये जो दिया गया है ये पेंट किया हुआ भाग होता है। अब यहाँ इसका दर्पण इमेज क्या होगा, तो एक चीज ध्यान दीजिए, मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है और अप और डाउन नो चेंज होता है। यानी कहने का मतलब है बाएं और दाएं बदलता है, जबकि ऊपर और नीचे कभी नहीं बदलता है। तो इस तरीके से ये फिगर जहां है वही रहेगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये एरो जो दिया गया है ये राइट की तरफ इंडिकेट करता है, इसका सीधा मतलब है ये लेफ्ट की तरफ इंडिकेट करेगा। ये यहाँ पे आपका दिया गया है, ये राइट का राइट ही था, ये गलत हो जाएगा और ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये भी लेफ्ट है, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड था ऊपर में, ये राइट साइड ऊपर, ये राइट साइड ऊपर, ये राइट साइड ऊपर, सही है। अब चलते हैं इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर राइट साइड दिया गया है, ये लेफ्ट साइड जाएगा जैसे कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पेंट किया हुआ भाग लेफ्ट साइड है तो ये पेंट किया हुआ भाग राइट साइड है, तो इसका मतलब ये सही है। फिर यहाँ भी है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए पेंट किया हुआ भाग लेफ्ट का लेफ्ट ही रह गया, इसका मतलब बी और डी ऑप्शन नंबर गलत हो चुका है। अब हमको ए और सी में आंसर निकालना है और बारी है किसका, त्रिभुज का। तो अब आप देख रहे हैं त्रिभुज का फिगर जो ऐसा बना हुआ है, त्रिभुज का फिगर यहाँ पर ऐसा बना हुआ है और ये लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब है कि सीधा ये राइट साइड में जाएगा और यहाँ आ जाएगा, जबकि यहाँ भी गया है राइट साइड में ही, लेकिन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज चेंज नहीं हुआ है, सेम का सेम रह गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नीचे वाला आंसर नहीं होगा और ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो इस तरीके से ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। अब हम आशा करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई बात आप सभी को समझ में आया होगा और अंत में भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म उत्कर्ष टीम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका प्रदान किया है। तो साथियों याद रखिएगा,
कभी भी मेरे द्वारा पढ़ाई के बात से वो संतुष्ट होंगे तो जरूर बताएंगे, और यदि संतुष्ट हुए होंगे तो मुझे लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।